तारीख 25 और मई का महीना था। सूरज पूरी शिद्दत से आग उगल रहा था। मतलब मौसम मई की तासीर के मुताबिक गर्म था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज थी और इसी बीच बस्तर की झीरम घाटी ने मानो पूरे प्रदेश और देश को हिलाकर रख दिया। झीरम घाटी में मौत का तांडव हुआ, नेताओं का नरसंहार हुआ। नक्सलियों ने ये साबित कर दिया कि वो देश के लिए नासूर है। नक्सलियों ने चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेताओं का निर्मम हत्या की। नेताओं के साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी नक्सली हमले में शहीद हो गए। नक्सलियों ने नरसंहार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, जिसे आज हम झीरम घाटी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कभी बस्तर अपनी हरी भरी और शांत वादियों के लिए जाना पहचाना जाता था। बस्तर की पहचान उसकी संस्कृति हुआ करती थी। बस्तर और वहां के आदिवासियों ने सदियों से अपनी परंपरा को बचाए रखा। लेकिन बीते कुछ दशकों में बस्तर की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान पर नक्सलियों की आमद भारी पड़ गई। बस्तर की पहचान अब नक्सलवाद ग्रसित इलाके के तौर पर होती है। बस्तर के जंगल, जहां आदिवासियों की अपनी एक अलग दुनिया हुआ करती थी, उस बेहद खूबसूरत दुनिया को नक्सलियों ने युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। जब से बस्तर में नक्सलियों ने अपने कदम रखे हैं, कोयले की कूक की जगह गोलियां धाएं धाएं सुनाई देती हैं। आदिवासी नक्सलियों की बर्बरता का शिकार बनने को मजबूर हो गए। नक्सलियों के दबाव में भोले भाले आदिवासियों को हथियार उठाना पड़ा। अपनी ही सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में शामिल होना पड़ा। बस्तर की शांति को मानो ग्रहण लग गया। नक्सलियों ने आम आदिवासियों के जीवन को दुष्कर बना दिया। नक्सलियों ने प्रोपेगेंडा की मदद से खुद को आदिवासियों का हितैषी तो बताया, लेकिन बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया। गांवों में चुनाव होने नहीं दिए। नक्सलियों ने विकास होने नहीं दिया। नक्सलियों ने हजारों आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल बात झीरम घाटी की हो रही थी। झीरम घाटी का इलाका आज भी 25 मई 2013 की उस घटना के बाद से सन्नाटे में पसरा ही दिखाई देता है। भले ही घटना स्थल पर अब नई सड़क बन गई हो, लेकिन हत्याकांड की यादें लिए वो दरख्त आज भी झीरम घाटी में खामोश खड़े हैं। 33 लोगों की हत्या की गवाही झीरम घाटी आज भी चीख चीख कर मातम मनाती दिखती है। झीरम हत्याकांड को भले ही आज 15 साल हो गए हों, लेकिन जब उस हत्याकांड का जिक्र आता है तो आज भी लोग सिहर उठते हैं। झीरम घाटी हत्याकांड बस्तर के खूनी इतिहास का सबसे सुर्ख और स्याह चैप्टर है, जो ना चाह कर भी गाहे बगाहे याद आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है झीरम 12 साल अनसुलझे सवाल। बात नक्सलवाद की है, मुद्दा नक्सलवाद के खात्मे का है, मसला बस्तर का है। ऐसे में झीरम घाटी का जिक्र न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। साल 2013 को 25 मई को झीरम घाटी में नक्सलियों ने मौत का ऐसा तांडव मचाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया ने को झकझोर कर रख दिया था। नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं का नरसंहार किया था, और क्या क्या हुआ था झीरम घाटी में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2013, तारीख 25 मई, जगह झीरम घाटी, सुकमा, वक्त शाम करीब 4:30 बजे, और अचानक झीरम घाटी में गोलियां बरसनी शुरू हो गई। बस्तर की झीरम घाटी का इलाका बेहद शांत वन्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 25 मई 2013 को झीरम घाटी गोलियों की चीखों, लोगों की चीखने की आवाजों और नक्सलियों की चेतावनियों से गूंज रही थी। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को जो हो रहा था, उसे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। भारत के इतिहास में झीरम घाटी नक्सली हमले को सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है। झीरम घाटी हमला नेताओं के नरसंहार के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित की, और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। शाम करीब 4 बजे काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था।
कांग्रेस नेताओं के काफिले में करीब 25 गाड़ियां थी, जिनमें 200 नेता सवार थे। काफिले में सबसे आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल कवासी लखमा थे। पटेल के पीछे महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गेदू की गाड़ी थी। महेंद्र कर्मा की गाड़ी के पीछे उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ गाड़ी में थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी टॉप नेता इस काफिले में शामिल थे। नक्सलियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया। पेड़ों के पीछे छिपे नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को निशाना बनाया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही। शाम के करीब 5:30 बजे नक्सली पहाड़ों से उतर आए और एक एक गाड़ी चेक करने लगे। जो लोग गोलीबारी में मारे जा चुके थे उन्हें फिर से गोली और चाकू मारे गए ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। जो लोग जिंदा थे उन्हें बंधक बनाया जा रहा था। इस बीच एक गाड़ी से महेंद्र कर्मा नीचे उतरे और बोले, मुझे बंधक बना लो, बाकियों को छोड़ दो। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की थोड़ी दूर ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमले में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसमें अजीत जोगी को छोड़कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस वक्त के अधिकांश बड़े नेता और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। इस हमले का मुख्य टारगेट बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। सलवा जुडूम का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। नक्सलियों ने उनके शरीर पर करीब 100 गोलियां दागी और चाकू से 50 से ज्यादा वार किए। हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था। कुल मिलाकर नक्सलियों ने 25 मई 2013 को एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हर साल जब भी 25 मई आती है, एक बार फिर झीरम का जख्म हरा हो जाता है। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी की बरसी 25 मई को मनाई जाती है। कांग्रेस जहां इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाने जा रही है, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दिन पहले ही झीरम घाटी में जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन 25 मई से पहले ही झीरम को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। 25 मई साल 2013। इस तारीख को बीते यूं तो 13 साल हो गए, लेकिन झीरम के घाव अब तक भरे नहीं हैं। सरकारें आईं और गईं, लेकिन पीड़ितों को 13 साल बाद भी न्याय नहीं मिल सका। यही वजह है कि झीरम में मिली दर्दनाक यादें लोगों को अब भी कराहने पर मजबूर कर देती है। एक बार फिर 25 मई की तारीख आने को है। इस बार भी 25 मई के करीब आते ही झीरम पर सवालों की गूंज सुनाई देने लगी है। एक तरफ कांग्रेस ने इस दिन को पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद झीरम जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी 25 मई को झीरम जाने की बात कह चुके हैं। लेकिन झीरम के पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा, यह सवाल अब भी सियासी चेहरों को अनुत्तरित कर देती है। इसलिए कभी जेब में झीरम के सबूतों की चर्चा होती है, कभी जांच नहीं होने देने को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। झीरम घाटी की बरसी के पहले एक बार फिर ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां झीरम मामले की जांच नहीं होने देने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भूपेश बघेल पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। झीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहाँ नक्सली घंटों रहे, वहाँ आतंकवादी घंटों रहे। उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है या नाम पूछ पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारे। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया। जो गणपति का नाम था, गुड़सा उसेंडी का नाम था एफआईआर में, एनआईए एफआईआर में क्यों गायब हो गया? ये अधिकार वो खो चुके, उनको जनता ने पूर्ण अवसर दिया और इसलिए कि आप जो सोच रहे हैं उस काम को आप आगे बढ़ाएं। वो कुछ नहीं किए, वो जेब से ही नहीं निकाले। जो जेब में रख करके प्रमाण घूम रहे थे वो निकाल भी नहीं किए।
श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि करना चाहते हैं, तब इनको याद आ रहा है कि झीरम में और क्या हुआ। झीरम कांड के तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो एविडेंस हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने एक बार भी इस बारे में नहीं कहा, न उन्होंने जनता के बीच में दिखाया, न मीडिया के सामने में बताया। आखिर कि कौन रोक रहा था? झीरम कांड को लेकर के यदि उनके पास में साक्ष्य मौजूद थे तो उनको किसने रोका था? तो मेरा आग्रह है कि वो तत्काल करते हैं इसको, जो जांच एजेंसी है उनके सामने में प्रस्तुत करें। झीरम के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। पीड़ितों के सवालों के जवाब 13 साल बाद भी नहीं मिल सके। ऐसे में भले सियासी चेहरे आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की राजनीति में उलझे हों, झीरम के पीड़ितों के चेहरों पर आज भी पीड़ा साफ झलकती है। लेकिन हर बीते साल के साथ ही झीरम के अनसुलझे रहस्यों और सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद भी कम होती जाती है। पीड़ितों के पास रह जाती है तो बस दर्दनाक यादें। गौरव शर्मा, रायपुर। और अब वक्त है झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के बारे में बात करने का। तो जान लीजिए, झीरम घाटी की जांच 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया, एम्बुश लगाया और वाहनों के काफिले को अपने एम्बुश में फंसाया। पूरे हमले में, हत्याकांड में 33 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। यह हमला भारत के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक माना जाता है। जून 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को जांच की जिम्मा सौंपा गया। एनआईए ने इसे नक्सली आतंकवादी हमले के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच का फोकस नक्सली नेताओं और उनकी रणनीति पर केंद्रित रहा। वहीं 2013 और 2014 के दरमियान की बात कर लें तो एनआईए ने प्रारंभिक जांच में घटनास्थल का दौरा किया, साक्ष्य एकत्रित किए, जानकारी जुटाई। शुरुआती जांच में नक्सलियों की सुनियोजित रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम देने की पुष्टि भी की गई। वहीं साल 2015-16 की बात करें तो एनआईए ने कई संदिग्ध नक्सलियों की पहचान की, उनके लिस्ट जारी किए गए, उनके नाम जारी किए गए और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। सामने ये आया कि हमले में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की भूमिका थी। बसव राजू को मास्टरमाइंड माना गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं कर पाई एनआईए। 29 नवंबर 2019 को एनआईए ने एक महिला नक्सली सुमित्रा पुनेम नाम को उसको गिरफ्तार किया। सुमित्रा बस्तर के बीजापुर जिले की निवासी थी। ये गिरफ्तारी 21 मोस्ट वांटेड नक्सलियों के पोस्टर जारी करने के 1 महीने बाद हुई। 2020-21 की बात करें, जांच में प्रगति बेहद धीमी रही। एनआईए ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत या चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया। अब साल 2023 की बात करें, एनआईए ने 18 वांटेड नक्सलियों की सूची जारी की, जिन पर इनाम घोषित किया गया। जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग किया गया, लेकिन जांच अभी भी अधूरी रही। मई 2025 झीरम हमले के मुख्य मास्टरमाइंड बसव राजू को ऑपरेशन में मार गिराया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि 12 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। कई प्रमुख आरोपी अभी फरार है। चार्जशीट दाखिल करने में देरी हो रही है। अब तक 2500 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 186 लोग हिरासत में हैं, लेकिन निष्कर्ष सजा तक नहीं पहुंच पाया। तो झीरम हत्याकांड क्या है? नक्सल और हिंसा की एक देन। नक्सलवाद के नासूर ने सालों से देश को परेशान कर रखा है। सवाल खड़ा होता है कि क्यों और कैसे नक्सलवाद की नींव पड़ी। नक्सलवाद की जड़ कहां से फली फूली और क्यों फली फूली, देखिए एक रिपोर्ट। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद। यह आंदोलन सन 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसकों में से एक थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। नक्सलवादी सरकारी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं। खनन जैसी सरकारी नीतियों के विरोध में उनमें काफी आक्रोश रहता है। बहरहाल ये तो मानना ही पड़ेगा कि नक्सल आंदोलन ने भारत के अन्य किसी भी आंदोलन की तुलना में अधिक छाप छोड़ी। हर सरकार इस आंदोलन के नाम से सिहर जाती रही है। बात एमपी छत्तीसगढ़ की करें तो साल 2000 में मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और बस्तर इस राज्य में आ गया और बस्तर नक्सलवाद का केंद्र भी बन गया। आपको बता दें कि नक्सलियों के पीपुल्स वॉर ग्रुप को माओवादी कहा जाता है। इन्होंने आंध्र के बाद बस्तर को अपना केंद्र बना लिया। अब तक छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में इनको साफ करना काफी कठिन माना जाता रहा था। साल 2000 के बाद से तो नक्सलियों की लड़ाई सीधे सरकार से होने लगी। ये माओवादी अब किसानों की बात नहीं करते थे, वे सीधे सशस्त्र लड़ाई पर उतर आए। यहाँ जान लेना जरूरी है कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र उनको सूट करता है। साल 2009 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हंट आंदोलन चलाया, किंतु कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। और अब बात करते हैं माओवादी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी की। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था। देश का अपना संविधान था और इस विशाल देश की अपनी संसद भी थी। राज्यों में विधानसभाएं हैं और स्थानीय स्तर पर म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। सरकार के पास भारी मात्रा में पुलिस बल और फौज है। नक्सल आंदोलन के नेताओं ने सरकार की इस ताकत को समझा नहीं और पड़ोसी चीन के उकसावे पर उन्होंने सशस्त्र क्रांति छेड़ दी। नतीजा ये रहा कि जिस तरह के जन समर्थन की नक्सलियों को दरकार थी वो कभी मिला ही नहीं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नक्सली आंदोलन कभी जमीन से जुड़ा ही नहीं था और जमीनी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं था, जिसका नतीजा ये है कि अब नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। झीरम हत्याकांड के बाद तरह तरह के सवाल भी उठे और साथ ही साथ शहादत को लेकर लोगों के मन में संवेदना भी जागी। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी ने अपने शहीद नेताओं की याद को एक श्रद्धांजलि के तौर पर, स्मारक के तौर पर बनाने का फैसला लिया। झीरम को वहां रोशनी से नहलाया गया, आसपास वहां पे लाइटें लगाई गई, जो शहीद हुए हैं उनकी मूर्तियां लगाई गई, स्मारक के तौर पर वहां पे जो है समाधियां बनाई गई और ये कहा गया कि इस जो स्मारक है इसे हर साल 13 मई को शहादत दिवस के रूप में हम यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन 12 साल बाद जब हमने यहाँ का जायजा लिया तो मिला ये कि स्मारक टूटी फूटी अवस्था में है, मूर्तियां जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, लाइटों का अता पता नहीं है और झीरम फिर से उसी बदहाली की अवस्था में आ चुका है, वो घटना स्थल जो 12 साल पहले था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमने झीरम के उस याद को कैसे संजो कर रखा? क्या जीर्ण शीर्ण अवस्था में यही हमारी यादें हैं? 25 मई 2013 का दिन एक ऐसा काला दिन है जो देश को झकझोर कर देने वाले थे। परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे कांग्रेस की जो शीर्ष नेता है, उन्हें झीरम घाटी में नक्सलियों ने घेर कर ताबड़तोड़ गोली मार उन्हें हत्या कर दी है। आज उसका 12 साल पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी याद में यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्मारक आपको नजर आ रहा है ये झीरम घाटी शहीद स्मारक है, क्योंकि जब भी कोई भी लोग इस सड़क से गुजरते हैं इन नेताओं को याद करते हैं, उस घटना, उस हृदय विदारक घटना को याद करते हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा घटित न हो। हालांकि 12 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इस यहाँ से गुजरने वाले लोगों की मन और उसका दिल जो है साम उठता है। कहीं ना कहीं आज भी उस नक्सली जो मंजर था वो खूनी मंजर है और वहाँ के जो बारूद की जो बू है आज भी इस झीरम घाटी में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि इसी कारण यहाँ जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है, यहाँ से गुजारने के वाले के लिए यहाँ पर सोलर लाइट भी लगाया गया था
ताकि कोई भी रात के अंधेरे में इस सड़क से गुजरे तो कहीं उसे डर न लगे। लेकिन समय बदला, हालात बदला, ना यहाँ पर लाइट की रोशनी है और ना ही झीरम घाट में शहीद हुए जो नेता है उनका कुछ यहाँ पर याद करते हैं। हालांकि साल में एक बार जो कांग्रेस के जो नेता है यहाँ आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इसकी जो हकीकत है और इनकी जो रख रखाव और इस स्मारक का जो जीर्णोद्धार जो होना चाहिए था वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। धुन गोली चलाकर उन्हें हत्या कर दी। इस घटना न केवल छत्तीसगढ़, अभी तो पूरा विश्व में इस हत्याकांड को लेकर चर्चा रहा। आज झीरम हत्याकांड की आज 12वां साल है और 12वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस घटना से शामिल जो प्रत्यक्षदर्शी है मलकीत सिंह गैदू जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या मंजर रहा होगा जिस समय नक्सलियों ने इस काफिले पर हमला किया। मलकीत जी, आप उस परिवर्तन यात्रा में स्वयं शामिल रहे। उस यात्रा में कौन कौन ऐसे दिग्गज नेता थे और आप लोग कहाँ से आ रहे थे, क्या कुछ खास घटनाक्रम रहा होगा? देखिए, 25 मई 2013 जैसा आपने कहा कि वो काला दिवस आज भी जो है इस दिन को जो है हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो दर्दनाक घटना जो 25 मई को घटी थी 2013 को, वो आज भी जो रोंगटे खड़े करती हैं। क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है जिस प्रकार से हमारे आज बीच नहीं है, न्याय की बात करूं तो न्याय हमें अभी तक नहीं मिला है। इनके साथ साथ जो शहीद परिवार हैं, इनके साथ साथ पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा विश्व जो है इस घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहता है, जो सच्चाई जो आज तक उजागर नहीं हो पाई है। आज भी हमारे इतनी शीर्ष नेता की शहादत हुई है, अगर उनका हम याद करें आंखें नम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आज उन चीज़ों को याद करके जो है आज झीरम का 12वीं जो है बरसी है और आज उन नेताओं को याद करते हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। उनको हम नहीं पाते हुए बड़ा ही दुख महसूस होता है और हमेशा उनकी यादें जो है हमारे पे बसाई रहती है। तो हमारे साथ मौजूद रहे मलकीत सिंह गैदू जी, जो परिवर्तन यात्रा स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहे। पूरा खून मंजर को उसने देखा, उसने एहसास किया। आज वो दुखी इसलिए है कि झीरम की जो जांच की जो घटना की जो जांच का रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आया है। आप देखने वाली बात ये होगी कि 12वां साल है, कब तक ये जांच रिपोर्ट सामने आती है और ये पता चल सके कि इस घटना के पीछे आखिर साजिश करता कौन है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हालदार, IH न्यूज, जगदलपुर। तो ये थी झीरम हत्याकांड पर हमारी एक खास पेशकश। इस पूरी पेशकश में हमने आपको बताने की कोशिश की कि झीरम हत्याकांड के 12 साल पहले से लेकर अब 12 साल में क्या क्या हुआ, जांच कितनी आगे बढ़ी और कितने आरोपी पकड़े गए या मारे गए और आखिरकार इसका नतीजा निकला कि नहीं निकला, या आखिर नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला। और झीरम हत्याकांड के बाद नक्सलवाद के नासूर के ऊपर प्रशासन, शासन और फोर्स चोट करने में कितनी कामयाब रही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हमारे साथ बने रहिए।